स्टडीप्लेक्सिटी IAS। हेलो ऑल ऑफ यू, आपका स्वागत है स्टडीप्लेक्सिटी IAS पे। मेरा नाम साकेत सौरभ है। 29 जनवरी को इकोनॉमिक सर्वे जारी किया गया और आज हम इसी के बारे में बात करने आए हैं। हम ये समझेंगे कि सर्वे को सबसे बेहतर ढंग से कैसे पढ़ा जाए, इनमें कौन कौन सी चीज़ें रहती हैं, इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए, हमारे परीक्षा के लिए क्या ज़रूरी है, इन सब चीज़ों पर हम बात करेंगे। इसके साथ साथ एक बात बहुत क्लियरली मैं बता दूं आपको कि आज की क्लास में आपको चैप्टर्स पढ़ाने नहीं आया हूं, ना ही इसमें दिए हुए डेटा के बारे में बात करने आया हूं। मैं बस आपसे ये बात करूंगा कि सर्वे को सबसे अच्छे ढंग से कैसे पढ़ा जा सकता है, इसमें सबसे मैक्रो थीम्स क्या क्या हैं और इसे आप अपने एग्जाम के लिए, चाहे वो प्रीलिम्स हो या मेंस हो, उसके लिए कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। There is always a chance that the student get threatened just by looking at the bulk of this economic survey. ये बहुत एग्जॉस्टिव डॉक्यूमेंट है, ये लगभग 750 पन्नों का डॉक्यूमेंट है। इसमें कुछ डेटा, कुछ अपेंडिक्स, वो सारी चीज़ें भी हैं, लेकिन आप मान के चलें कि 600 650 पन्ने आपके काम के होते हैं। इसमें 16 चैप्टर्स हैं, तो मैं ये भी उम्मीद नहीं कर सकता आपसे कि कल रिलीज हुआ और आज आपने पूरा पढ़ लिया होगा। और ना मैं ये दावा करूंगा कि आज की क्लास में हम पूरा सर्वे आपको पढ़ाएंगे। आज के क्लास का सिंपल एजेंडा है व्हाट टू रीड फ्रॉम द सर्वे। व्हाट टू रीड फ्रॉम द सर्वे। दूसरा है हाउ टू रीड फ्रॉम द सर्वे। तीसरा एजेंडा है हाउ टू आइडेंटिफाई द थीम्स। चौथा और जो एक ब्रॉडर एजेंडा है हाउ टू यूटिलाइज दिस सर्वे फॉर योर एग्जाम। आप अपने एग्जाम के लिए सर्वे का सबसे बेहतर, तो आई शुड बी राइटिंग हाउ टू ऑप्टिमली यूटिलाइज, सबसे बेहतर इस्तेमाल आप इस सर्वे का किस तरीके से कर सकते हैं, वो मैं आपको बताने की, आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। मेरा आपसे ये उम्मीद है कि आपने इस क्लास के इंटेंट को, क्लास के एजेंडा को अच्छे से समझ लिया है। हम चैप्टर्स की बात करेंगे आने वाले क्लासेस में, एक एक चैप्टर को एक बार, एक चैप्टर को लेके 1 घंटे 1.5 घंटे की क्लास करेंगे। लेकिन आज जब आपके हाथ में शायद वो सर्वे आ चुका है और आप थोड़े घबराहट में आ चुके हैं, तो पहले सबसे ज़रूरी है कि उसे कैसे पढ़ा जाए, उसमें कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं, चैप्टर्स को कैसे सेग्रीगेट किया जाए, इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करें। तो कहानी शुरू करते हैं। और इस पूरे क्लास को एक किताब की तरह, इकोनॉमिक सर्वे को हम आज नहीं देखेंगे, हम इसे एक कहानी की तरह देखेंगे। कहानी में एक इंट्रोडक्शन होता है, कहानी में कुछ इंपॉर्टेंट बिल्डअप होता है, फिर कहानी में कुछ दिक्कतें आती हैं, फिर कहानी में कुछ समाधान आता है। तो हम इस पूरे इकोनॉमिक सर्वे को एक कहानी के तौर पर देखने की कोशिश करते हैं, ताकि जब आप पढ़ने बैठें, जब आप 1-2 दिन में थोड़ा सा सेटल डाउन कर जाएं, बहुत सारे न्यूज़ इधर-उधर सर्वे में ये है, सर्वे में सरकार ने ये कहा है, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर का ये कहना है। A lot of information is flowing right now. So I will suggest you to wait for a day or two, let everything settle down, then sit with the survey along with this particular mode, जैसा मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि इस तरीके से सर्वे को अगर पढ़ा जाए तो आपको बेहतर समझ में आ सकता है। Let us start. ये है सर्वे और ये सर्वे है 2025-26 का। 2025-26 वो साल है जो अभी बीत रहा है। 2025-26 ये शुरू कब हुआ था? ये शुरू हुआ था अप्रैल के महीने में। दिस स्टार्टेड इन द मंथ ऑफ 1st of April एंड दिस विल गो ऑन टिल 31st of March। 25-26 का मतलब तो यही होता है। तो ये सर्वे है वो उस साल का जो साल बीत रहा है, ऑलमोस्ट द ईयर विच इज ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ कंप्लीशन। ये उस साल का सर्वे है। दिस इज 1st of April एंड दिस इज 31st of March। तो सर्वे तो उसी का हो सकता है जो पिछला बीत चुका, ताकि हम बताएं कि हमने कैसा परफॉर्म किया, क्या चीज़ें की। ये सर्वे कौन लेके आता है? बेसिक इंफॉर्मेशन। द सर्वे इज पुट आउट बाय द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, और ये डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस में।
किसकी जिम्मेदारी होती है ये सर्वे को करने की और या सर्वे को पब्लिश करने की, सर्वे में चीज़ों को देखने की जिम्मेदारी होती है चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर की, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। ठीक है, तो इतनी ये बेसिक चीज़ें आपको शायद पता भी। अब जो हम देखेंगे वो है कि इस सर्वे का जो कवर है, अगर आप इस सर्वे के कवर को गौर से देखें तो आपको एक सीधा संकेत, सीधा मैसेज दिया गया है। मैसेज ये है कि भारत के नक्शे के अंदर आपको बहुत सारे बॉक्सेस दिखाई दे रहे हैं जो मैन्युफैक्चर्ड बॉक्सेस हैं, या जब आप मैन्युफैक्चर करते हैं और उसे पैक करते हैं तो पैकेजेस हैं, वो भारत के हर कोने में एक पैकेज रखा गया है, जो कि ये सीधा दर्शाता है दैट द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस सर्वे इज टू बूस्ट मैन्युफैक्चर, बूस्ट मैन्युफैक्चर, बूस्ट मैन्युफैक्चर इन द कंट्री। कंट्री में मैन्युफैक्चर को बढ़ावा दिया जाए, उत्पाद को बढ़ावा दिया जाए। उसके साथ साथ जो जरूरी चीज है वो आप एक कार्गो शिप देख रहे हैं, कुछ फ्लाइट्स देख रहे हैं, इन सब का सीधा मतलब ये है कि एक्सटर्नल ट्रेड इज गोइंग टू बी समथिंग दैट इज गोइंग टू ड्राइव द नेक्स्ट डिकेड ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इन द कंट्री। तो दो ध्रुव हैं या दो स्तंभ हैं जिन पर ये पूरा सर्वे टिका है। पहला है मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट कैसे किया जाए, दूसरा एक्सटर्नल ट्रेड को बूस्ट कैसे किया जाए। अगर आपके पास एक कॉपी, एक कलम है तो इन चीजों को लिखते चले जाएं। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द सर्वे विच हैज बीन प्रेजेंटेड, द सर्वे 2025-26 इज टू बूस्ट मैन्युफैक्चरिंग एंड टू टेक केयर ऑफ एक्सटर्नल ट्रेड। मैन्युफैक्चरिंग, एक्सटर्नल ट्रेड, इन दोनों चीजों के बारे में बात की जाएगी। वो चीज यहां लिखी भी हुई है। द कवर सिंबलाइजेज the key message that we have on the importance of manufacturing and exports for India's future growth in a fragmented world and fractious global environment। क्योंकि दुनिया में आपको दिखाई दे रहा है कि दुनिया में एक इकोनॉमिक फ्रैगमेंटेशन तो आ ही गया है, ध्रुव बन गए हैं, छोटे छोटे ग्रुप्स बन गए हैं। लोग चाह रहे हैं कि दूसरे देशों के साथ ट्रेड कम करें, या करें तो टैरिफ का एक वॉर लग गया है। एक्सपोर्ट्स को लोग बढ़ाना चाह रहे हैं, इंपोर्ट्स को कम करना चाह रहे हैं। तो एक बहुत ही फ्रैगमेंटेड वर्ल्ड दिखाई दे रहा है। इस सब के बीच में, ऑन द backdrop of all of these developments which are going on in the world, we need to boost our manufacturing, at the very same time take care of our exports। इन दोनों का आपको अच्छे से ख्याल रखना है, तभी आप अपनी ग्रोथ की स्टोरी, अपने आर्थिक वृद्धि की कहानी की दास्तान लिख पाएंगे। मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट्स। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि इस सर्वे को हम चार पार्ट्स में समझ सकते हैं। जो सबसे पहला पार्ट है वो है कि हमारा अभी का स्टेटस क्या है। व्हाट इज द स्टेटस ऑफ आवर करंट इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। हम कैसे अलग अलग सेक्टर्स में, हम जीडीपी के फ्रंट में, हम इन्फ्लेशन में, हम मॉनेटरी मैनेजमेंट में, हम फिस्कल डिसिप्लिन में कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। तो किसी चीज में सुधार करना है, कितना करना है और कैसे करना है, वो देखने से पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके अभी की परिस्थिति क्या है। सो यू नीड टू असेस दैट हाउ आर वी परफॉर्मिंग ऑन दीज सर्टेन एस्पेक्ट्स और ऑन दीज पर्टिकुलर पैरामीटर्स। ग्रोथ में कैसा कर रहे हैं, इन्फ्लेशन को टारगेट कर पा रहे हैं कि नहीं, हम मॉनेटरी मैनेजमेंट, मनी सप्लाई को मैनेज कर पा रहे हैं कि नहीं, हम फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ क्या कर पा रहे हैं, हम एग्रीकल्चर में कैसा कर रहे हैं, हम मैन्युफैक्चरिंग में कैसा कर रहे हैं, हम एजुकेशन में, हेल्थ में, इन सब एरियाज में व्हाट इज आवर इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। अगर आप कॉपी में लिख रहे हैं तो सबसे पहली चीज जो आप उसके बाद लिखेंगे, द कवर फोटो का जो डिस्क्रिप्शन है कि मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट्स, उसके बाद जो सबसे जरूरी, सबसे अहम चीज आप लिखेंगे वो ये है कि हमारा आवर इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। दूसरे भाग में हम देखेंगे कि परफॉर्मेंस तो देख लिया हमने, अब हम देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं जो हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। विच एरिया शुड बी द प्रायोरिटी ऑफ द कंट्री। जब आपने अपने हालात समझ लिए, अपना परफॉर्मेंस समझ लिया, व्हेन यू अंडरस्टैंड योर परफॉर्मेंस, यू आर इन अ बेटर पोजीशन टू आइडेंटिफाई दैट विच एरियाज कैन बी द प्रायोरिटी एरियाज। कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं, कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां पे आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, जो जरूरी है।
तो दूसरे पार्ट में, इस क्लास के दूसरे पार्ट में हम देखेंगे कि हमारा प्रायोरिटी एरियाज क्या क्या है। तीसरे पार्ट में हम देखेंगे कि वैश्विक परिप्रेक्ष्य में, वैश्विक संदर्भ में हम कौन कौन सी चीजों का सामना कर रहे हैं। व्हाट इज द ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट, दुनिया में क्या चीजें हो रही हैं। दुनिया में there are a lot of kinetic conflicts which are going on, there are a lot of geopolitical tensions which are going on, there are a lot of economic tensions which are going on, there are a lot of trade war which is going on, there are a lot of tariff issues which are going on. Multilateralism is on the verge of breakage. मल्टीलैटरल एक चीज थी कि हम बहुत लोगों से व्यापार कर रहे हैं, अब आप देख रहे हैं कि हम छोटे छोटे गुटों में बंटते जा रहे हैं। ग्लोबलाइजेशन वॉज देयर, was in vogue, was in fashion for a good 3-4 decades. Now we have a wind which is anti-global, anti-globalization. देश प्रोटेक्शनिज्म की तरफ बढ़ रहे हैं, अपने मार्केट्स को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, इंपोर्ट्स को कम करना चाहते हैं, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना चाहते हैं। तो जो ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट है उसे भी समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज अ कंट्री डज नॉट ऑपरेट इन सिलोज, अ कंट्री कैनॉट ऑपरेट इन आइसोलेशन। हमें बाहरी दुनिया में जो चीज़ें हो रही हैं उनका व्यापक असर हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है, इसीलिए ज़रूरी हो जाता है कि हम वैश्विक स्तर पे जो चीज़ें हो रही हैं उनका भी अच्छे से ध्यान रखें। चौथे और आखिरी भाग में हम देखेंगे कि हम इस कॉन्टेक्स्ट के लिए क्या हम कितना तैयार हैं, अगर नहीं है तो हमें किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए या किन क्षेत्रों में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, कौन कौन से ऐसे कदम उठाने चाहिए जिसकी वजह से हम बेहतर प्रिपेयर हो सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि अभी आप यू स्टार्ट विद अ क्लीन स्लेट। इकोनॉमिक सर्वे, डोंट कीप दैट प्री कंसीव्ड आइडिया कि ओ दिस इज वेरी डिफिकल्ट, वेरी बल्कि, हाउ वुड आई रीड। Just pick up the economic survey, first page, okay, this page shows you a diagram where manufacturing is emphasized through a picture, exports are emphasized through a picture. तो दो चीजें आपने लिख ली कि भाई मैन्युफैक्चरिंग को वी आर गोइंग टू बूस्ट, एक्सपोर्ट्स को वी आर गोइंग टू बूस्ट। जो दूसरे पेज में, दूसरे पन्ने पे आप जो वाक्य लिखें मेरे सुझाव में, वो यही होना चाहिए कि हम 4 भाग में इस सर्वे को समझ सकते हैं। पहला भाग, हमारा परफॉर्मेंस कैसा है अलग अलग फ्रंट्स में, अलग अलग फ्रंट्स में हमारा परफॉर्मेंस कैसा है, हमारी जीडीपी कैसी चल रही है, हमारा इन्फ्लेशन कैसा है, हमारा मनी मैनेजमेंट या मॉनेटरी एस्पेक्ट कैसा है, फिस्कल डिसिप्लिन कैसा है, हमारा एक्सटर्नल ट्रेड कैसा है। इसके साथ साथ हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट की क्या समस्याएं, इसके साथ साथ हमारे देश में फिजिकल कनेक्टिविटी किस तरीके की है। इन सब मुद्दों पे अगर आपने अपने देश के परफॉर्मेंस को समझ लिया तो आप ये इस स्थिति में रहेंगे, यू विल बी इन अ पोजीशन टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स व्हिच आर देयर इन दीस सेक्टर्स। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आई। दूसरे हिस्से में आप प्रायोरिटीज देखेंगे, प्रायोरिटी तय करेंगे, प्रायोरिटी यू विल बिल्ड अप अ लिस्ट ऑफ प्रायोरिटीज। These are the priority areas where I'm going to emphasize, where I'm going to focus. इसके बाद ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट क्या है, देश दुनिया में क्या चीजें हो रही हैं जिसकी वजह से हमारे देश की अर्थव्यवस्था इंपैक्ट हो सकती है। चौथे हिस्से में आप किस तरीके से आवर प्रिपरेशन टू फेस द ग्लोबल एंड डोमेस्टिक चैलेंजेस, हम किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं और कर रहे हैं और क्या हम नए कदम उठा सकते हैं। अगर आपने पूरे सर्वे को ऐसे समझा तो मुझे उम्मीद है कि आपको बेहतर समझ में आएगा। हम जब इन पार्ट्स की बात करेंगे एक एक करके, वंस वी स्टार्ट दिस, हम पार्ट 1 को देखेंगे, हम सारे हिस्सों को देखेंगे और हर हिस्से के साथ कौन से चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है उसकी भी बात की जाएगी। आगे बढ़े तो जो पहला पार्ट है, दिस इज योर पार्ट 1, आवर इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। पार्ट 1, आवर इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। इंडिया इज इंडीड एन ओएसिस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। ओएसिस का मतलब क्या, एक मरुस्थल में, मरुभूमि में, डेजर्ट में, इफ यू गेट अ स्मॉल पॉन्ड ऑफ वाटर दैट इज नोन एज ओएसिस। आपको पता है ओएसिस क्या होता है। अगर एक मरुस्थल में, एक डेजर्ट में आपको छोटा झरना, छोटा पॉन्ड, छोटा
तालाब जैसा कुछ मिल जाए जहाँ पे पानी है, तो आप उसे ओएसिस कहते हैं। दैट इज व्हाई इट इज अ मेटाफोरिकल स्टेटमेंट। इंडिया इज इंडीड एन ओएसिस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, क्योंकि पूरी दुनिया में देयर इज अ लॉट ऑफ वॉलिटिलिटी, हमारे यहाँ फिर भी कंपैरेटिवली बहुत स्टेबिलिटी है, मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स स्टेबल हैं, इसीलिए ये वाक्य यहाँ लिखा गया है। वी हैव टू स्टार्ट विद दिस प्रेमाइस। हम क्या क्या देखेंगे? हम देखेंगे ग्रोथ के एस्टिमेट्स को, हम देखेंगे डेफिसिट कैसा चल रहा है, हम खर्च, आपको पता है अगर आपने फिस्कल पॉलिसी पढ़ा है तो डेफिसिट एक चीज होती है कि हम रिसीट के हमारे पास कितने पैसे आ रहे हैं और एक्सपेंसेस हमारे कितने हैं। जब एक्सपेंडिचर विल एक्सीड द रिसीट, देयर विल ऑलवेज बी अ डेफिसिट। तो हमारे डेफिसिट्स कैसे हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, कम हैं, ज्यादा हैं, ये देखेंगे। फिस्कल प्रूडेंस, क्या हम जो फिस्कल पॉलिसी लेके आ रहे हैं, क्या उसमें एक डिसिप्लिन है, क्या उसमें एक्स्ट्रावेगेंट खर्चे नहीं है, क्या उसमें फिजूल के खर्चे नहीं है, या जो सही जगह पे किए जाने वाले खर्च हैं वो हैं या नहीं, वो देखने के लिए फिस्कल प्रूडेंस। एक्सटर्नल रेजिलियंस, यहाँ हम देखेंगे क्या हमारा फॉरेक्स का जो रिजर्व है, हमारा फॉरेन करेंसी का जो रिजर्व है वो पर्याप्त है या नहीं, क्या वो उसका ट्रेंड कैसा है, क्या वो बढ़ रहा है, वो घट रहा है, हमारे पास गोल्ड कितना है, हमारे पास डॉलर्स कितने हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। हेल्दी बैंकिंग फंडामेंटल, बैंक, क्योंकि बैंकिंग सिस्टम इज द बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी, सो यू नीड टू नो द स्टेटस ऑफ बैंकिंग इन द कंट्री। आप इंडिया के शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स के बारे में थोड़ा समझेंगे, जिसमें आप ये देखेंगे कि जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट हैं, जिनकी समस्या पिछले 10 साल से बहुत ज़्यादा क्रोनिक हो गई थी, उसमें कुछ समाधान हुआ है या नहीं, उसमें कुछ बदलाव आया है कि नहीं, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे देखेंगे। फिर हम क्या देखेंगे? एम्प्लॉयमेंट के कंडीशंस कैसे हैं, एक इंक्लूसिविटी, समावेशी विकास है या नहीं, समावेशी विकास है या नहीं, मतलब आप समाज के सभी वर्गों को साथ लेके आगे बढ़ रहे हैं या नहीं, हम देखेंगे। उनका रूरल डेवलपमेंट कैसा है, हेल्थ केयर कैसा है, एजुकेशन कैसा है। इंक्लूसिविटी के साथ साथ हम इन तीनों पैमानों पर इंडिया की इकोनॉमी को नापेंगे, इंडिया की इकोनॉमी को तोलेंगे। आगे बढ़ें तो हम देखेंगे फिजिकल कनेक्टिविटी कैसी है, क्या पोर्ट्स बन रहे हैं या नहीं, कॉरिडोर्स बन रहे हैं या नहीं, रोड बन रहा है या नहीं, क्या जो दूर दराज के इलाके थे, द फार फ्लंग एरियाज, आर दे इंटीग्रेटेड टू द मेन स्ट्रीम कनेक्टिविटी और द मेन स्ट्रीम सिटीज, या अभी भी कुछ ऐसे जगह रह गए हैं जहाँ पे सड़क नहीं गई, जहाँ बिजली नहीं गई, जहाँ पानी की सुविधा नहीं है। हम उन सब चीज़ों के बारे में देखेंगे कहाँ, फिजिकल कनेक्टिविटी में। दूसरा इसके बाद डिजिटल कनेक्टिविटी, डिजिटल कनेक्टिविटी में हम ये सीखते हैं क्योंकि द वर्ल्ड इज नाउ डिजिटल, सो यू नीड टू हैव द डिजिटल प्रेजेंस इन एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ द कंट्री। आपको हर कोने में डिजिटल कनेक्टिविटी की जरूरत है, क्योंकि अगर आप डिजिटल कनेक्टिविटी नहीं देंगे, दैट इज द बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ओवर विच यू कैन बिल्ड अप थिंग्स। जब तक इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है तो ये सारी चीजें कैसे चलेंगी, वो तो बेसिक है। तो इन सब we will analyze the performance, the economic performance on these parameters. इसके साथ साथ सर्वे ने एक प्रोजेक्शन किया है कि फाइनेंशियल ईयर 2027 में हमारा आउटपुट, हमारा ग्रोथ कैसा होगा, उसके बारे में भी हम देखते चले। एक एक करके वी विल स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट वन, ग्रोथ एस्टिमेट्स, और समझेंगे इसमें क्या पढ़ना है और कौन से चैप्टर में पढ़। अभी आज के क्लास के लिए बस इतना ही समझना है, क्या पढ़ना है और कौन से चैप्टर में पढ़ना है। जब आप इसे समझ लें, फिर आप धीरे धीरे करके एक एक चैप्टर उठाएं। मैं आपके साथ रहूंगा, एक एक चैप्टर आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बताता, समझाता, सिखाता रहूंगा। ग्रोथ एस्टिमेट्स, दिस वुड बी द फर्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू टेक अप टुडे। सो ग्रोथ एस्टिमेट्स में क्या क्या पढ़ना है हमें? ग्रोथ एस्टिमेट्स में सर्वे का कहना है कि ग्रोथ जो है वो एक्सेलरेट कर रहा है, द ग्रोथ इज एक्सेलरेटिंग, हमारा ग्रोथ बढ़ रहा है along with लोअर इन्फ्लेशन। अगर इन्फ्लेशन कितना है तो आप इन्फ्लेशन का डेटा उठा के देखेंगे, क्या वो ब्रैकेट, जो ब्रैकेट अलाउड ब्रैकेट है उसके आसपास है, उससे कम है, उससे ज्यादा है, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। यहाँ पे ग्रोथ के लिए IMF ने प्रोजेक्शन दिया है 7.3%। और इन्फ्लेशन में दो तरीके के इन्फ्लेशन है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, और दूसरा जो इन्फ्लेशन है वो है कोर इन्फ्लेशन। तो ग्रोथ एस्टिमेट्स में हम दो चीजों की बात करते हैं, पहला हमारा जीडीपी किस तरीके से ग्रो कर रहा है, इसके साथ साथ भारत में मुद्रास्फीति की क्या स्थिति बनी हुई है, व्हाट इज द
status of inflation in the country. Which chapters are we going to refer for this? Please make a note of this. We are going to refer to chapter number 1. Chapter number 1, we are going to refer to chapter number 1 and chapter number 5 to understand the growth estimates, जहाँ पे हम GDP, gross fixed capital formation, consumer price index, इन सब चीजों के बारे में कहां से पढ़ेंगे? यहां पढ़ेंगे चैप्टर 1 चैप्टर। तो जब आपने कॉपी में लिखा ग्रोथ एस्टिमेट्स, उसके साथ में चैप्टर 1 चैप्टर 5 लिखें, ताकि आप ग्रोथ एस्टिमेट्स का जब नोट्स बना रहे हैं या उसके बारे में कुछ पढ़ना चाह रहे हैं, डायरेक्टली चैप्टर 1 उठाएं और पढ़ लें, चैप्टर 5 उठाएं और पढ़ लें। इसके साथ साथ कुछ ऐसे टर्म्स मिलेंगे आपको, कुछ ऐसे वर्ड्स मिलेंगे विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स। जब भी आप उन वर्ड्स को देखें, उन टर्म्स को देखें, उसका एक अलग से नोट कर लें, साइड में कहीं लिख लें, ताकि आपको ये पता रहे कि ये वर्ड प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। जैसे ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, आपको इस शब्द का मतलब पता होना चाहिए। इन्फ्लेशन, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कैसे क्या होता है, उसका बेस ईयर क्या होता है, बेस ईयर कब बदलने वाला है, अब नया बेस ईयर क्या बदलाव लेके आएगा, इन सब चीजों के बारे में आपको इन चैप्टर्स में मिल जाएगा। आगे बढ़ें और देखते हैं डेफिसिट्स एंड पब्लिक फाइनेंस। कौन कौन से डेफिसिट्स के बारे में पढ़ना है? पहला है फिस्कल डेफिसिट, और इसका ट्रेंड पढ़ना है। इसके ट्रेंड कैसा है कि कोविड के दौरान यानी 2021 फाइनेंशियल ईयर में द फिस्कल डेफिसिट वेंट अप टू 2.2%, इट हैज कम डाउन टू 4.4%। पिछले 5 साल में घटता हुआ क्रम है। तो उस ट्रेंड को एनालाइज करें, ट्रेंड को देखें, क्योंकि प्रीलिम्स में अगर आपसे पूछा गया, आपको नंबर्स याद करने की जरूरत नहीं है, आपको बस एक ब्रॉड आइडिया होना चाहिए, उसके साथ में आपको ट्रेंड का पता होना चाहिए। प्राइमरी डेफिसिट मतलब फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। जिन लोगों ने फिस्कल पॉलिसी पढ़ा है उन्हें पता है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है हम क्लासेस आपको देंगे। टैक्स बुएंसी क्या होता है? ये रिस्पॉन्स ऑफ टैक्स कलेक्शन, कितना टैक्स आप ज्यादा कलेक्ट करते हैं टू जीडीपी ग्रोथ। अगर आपके जीडीपी में विकास हो रहा है और उसकी वजह से टैक्स कलेक्शन भी बढ़ रहा है, अगर आपकी जीडीपी में विकास हो रहा है और उसकी वजह से टैक्स का कलेक्शन भी बढ़ रहा है, उसे हम टैक्स बुएंसी कहते हैं। तो ऐसे शब्द कौन से एग्जाम के लिए जरूरी है ज्यादा? ये प्रीलिम्स के लिए ज्यादा जरूरी है। क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर, आप किस तरीके से स्पेंड कर रहे हैं ये जरूरी है। आपने बहुत स्पेंड कर दिया, डेफिसिट में चले गए, कोई बहुत, दिस इज नॉट समथिंग which can be very concerning if the quality of expenditure is maintained. अगर आपने स्पेंड किया है, ठीक है, वेलफेयर में किया होगा, ह्यूमन कैपिटल बिल्डिंग में किया होगा, फिजिकल कैपिटल बिल्डिंग में किया होगा, जिसका लॉन्ग टर्म रिटर्न है, नॉट एन इशू, नो प्रॉब्लम्स। You will read about fiscal prudence, you will read about public finance in which chapter? Chapter number 2. This is chapter number 2 and you can just pick up this chapter and read something. हम अगले कुछ दिनों में ही चैप्टर नंबर 1 से लेके 2 से लेके 16 तक आपसे बात करेंगे, एक एक क्लास। हर एक क्लास एक चैप्टर को डेडिकेटेड होगा। आगे बढ़ें तो है एक्सटर्नल रेजिलियंस। एक्सटर्नल रेजिलियंस कैसा है? फॉरेक्स का क्या हिसाब किताब है हमारा? आप देखेंगे कि हमारा फॉरेक्स 4704 बिलियन यूएस डॉलर्स हो चुका है। 704 बिलियन यूएस डॉलर्स का हमारा फॉरेन रिजर्व है। कहाँ देखेंगे? इस चैप्टर। इंपोर्ट कवर क्या है? इंपोर्ट कवर क्या है? इन सारी चीजों के बारे में आप इन चैप्टर में पढ़ सकते हैं। करंट अकाउंट डेफिसिट क्या है? आपने अगर एक्सटर्नल ट्रेड पढ़ा है तो आपको पता है करंट अकाउंट एक चीज होती है बैलेंस ऑफ पेमेंट में। बैलेंस ऑफ पेमेंट में अगर हम ज्यादा इंपोर्ट करते हैं और कम एक्सपोर्ट करते हैं तो वी आर इनटू अ डेफिसिट। उस डेफिसिट का जीडीपी के साथ कैसा अनुपात है? व्हाट इज द रेशियो ऑफ दैट करंट अकाउंट डेफिसिट टू द जीडीपी। एक्सटर्नल डेट, एक्सटर्नल डेट मतलब आपने जो बाहर से उधार लिया है। ये दोनों तरीके के डेट हो सकते हैं, या तो सॉवरेन डेट हो सकते हैं या तो कॉमर्शियल, एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग हो सकता है। तो सॉवरेन डेट में क्या है? सरकार लोन लेती है या उधार लेती है। एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग में कॉर्पोरेट्स डेट लेते हैं। इन सब का स्टेटस अभी क्या स्थिति है, उनको जानने के लिए, समझने के लिए इस चैप्टर को, चैप्टर नंबर 4 को पढ़ेंगे। आगे बढ़े तो हेल्दी बैंकिंग फंडामेंटल्स, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स के बारे में पढ़ेंगे, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दीज आर द बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी। इनके बारे में समझना सीखना बहुत जरूरी है। एनपीए क्या है? एनपीए इज नथिंग बट नॉन परफॉर्मिंग एसेट। नॉन परफॉर्मिंग एसेट ये ऐसे लोन है जो वापस नहीं आ रहे हैं।
these kind of loans which are not coming back to the bank, and that is why the banks are stressed. उनकी बैलेंस शीट खराब हो रही है। एनपीएस की स्थिति बहुत ज्यादा क्रोनिक थी, बैंक में बहुत सारा सुधार किए गए हैं, बहुत चीजें टाइटन की गई हैं, उसकी वजह से एनपीए का जो रेशियो है धीरे 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 कम हो गया है। उसके स्टेटस के बारे में आपको इस चैप्टर में डिटेल में मिल जाएगा। चैप्टर नंबर 3, मॉनिटरी मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन। एम्प्लॉयमेंट कंडीशन, एम्प्लॉयमेंट कैसा है, अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, कितना है, और पीएलएफएस क्या होता है, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे क्या होता है, और इस पीएलएफएस के अभी जो डेटा हमारे हाथ में है वो है 23-24 का डेटा। अभी 25 का डेटा मार्च में अवेलेबल हो जाएगा, तो मार्च का इंतजार करें ताकि आपको 2024-25 का डेटा भी मिल जाए। 2024-25 के डेटा के लिए आपको मार्च महीने का इंतजार करना है। अभी जो डेटा है वो आपको 2023-24 का अनएम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री बताता है, उसके बारे में है। लेबर फोर्स क्या होता है, लेबर फोर्स, और लेबर फोर्स का पार्टिसिपेशन रेट कितना है, फीमेल्स का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन कितना है, मेल्स का कितना है, इन सब चीजों के बारे में इस चैप्टर नंबर 12 में आप पढ़ सकते हैं। आपको एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट की सारी चीजें यहाँ पे मिल जाएगी। आगे बढ़ें और हम देखते हैं इंक्लूसिविटी। इंक्लूसिविटी या समावेशी विकास। आप जो पीछे छूट गए हैं, हमारे साथी जो हमारे द फेलो इंडियंस हु हैव बीन लेफ्ट बिहाइंड ड्यू टू सोशियो इकोनॉमिक रीजंस, ड्यू टू हिस्टोरिकल रीजंस, उन सब को साथ में लेके आगे बढ़ने को ही इंक्लूसिव ग्रोथ या समावेशी विकास कहते हैं। ये बहुत जरूरी है, बिकॉज इफ यू विल नॉट टेक केयर ऑफ पीपल हु हैव बीन लेफ्ट बिहाइंड, हु हैव ट्रेल्ड बिहाइंड, द कंट्री इज नॉट गोइंग टू ग्रो। इसीलिए जरूरी हो जाता है कि हम इंक्लूसिविटी के बारे में पढ़ें, हम गांव में रह रहे जो लोग हैं उनके विकास के बारे में, रूरल डेवलपमेंट में पढ़ें, हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटीज के बारे में पढ़ें, एजुकेशन के बारे में पढ़ें। और ये चीजें आपको कहाँ मिलेंगी सर्वे में, आपको 11 नंबर चैप्टर, 12 नंबर चैप्टर और 13 नंबर चैप्टर में ये चीजें मिलेंगी। आपको इन तीनों चैप्टर्स में ये चीजें मिलेंगी। These are the 3 chapters where you are going to get rural development, healthcare and education. Inclusive growth, mind you, is topic which is written in your syllabus. That is why these 3 chapters become very, very important. इसके साथ साथ हेल्थ केयर में आपको नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के बारे में कुछ मिल सकता है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के बारे में, एजुकेशन के लिए आपको ASER रिपोर्ट, एनुअल सर्वे एजुकेशन रिपोर्ट मिल सकता है। ऐसा रिपोर्ट आप इन दोनों के बारे में भी इन चैप्टर्स के माध्यम से पढ़ सकते हैं। ओके, मूविंग ऑन। फिजिकल कनेक्टिविटी, आपके पास पोर्ट्स, आपके पास रोड्स, आपके पास हाईवेज, आपके पास एक्सप्रेसवेज, आपके पास कॉरिडोर, डेडिकेटेड कॉरिडोर, ये सारी चीजें हैं। अगर हैं तो कितनी है और उनका क्या स्टेटस है, उसको जानने के लिए, समझने के लिए कौन सा चैप्टर पढ़ना है आपको, चैप्टर नंबर 9। उसके साथ साथ डिजिटल कनेक्टिविटी, मैंने बताया आपको ऑलरेडी, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इज द बेस ऑन विच, ये वो आधारशिला है जिसके ऊपर आप जितने भी डिजिटल रिवॉल्यूशन आपको लाना है आप ला सकते हैं। पहले कनेक्टिविटी, उसके बाद ये सारे रिवॉल्यूशन। कहां मिलेगा आपको ये, चैप्टर नंबर 9 में। इसके बाद आगे बढ़ेंगे और दूसरे पार्ट में आएंगे। अभी तक हमने क्या सीखा, अभी तक हमने सीखा कि हमारे इकोनॉमिक परफॉर्मेंस हमारा कैसा है। हमने अपना इकोनॉमिक परफॉर्मेंस देखा अलग अलग चीजों में, हमने ग्रोथ में देखा, हमने इन्फ्लेशन में देखा, मॉनेटरी मैनेजमेंट में, फिस्कल पॉलिसी में, बैंकिंग में, फिजिकल कनेक्टिविटी में, हेल्थ केयर में, एजुकेशन में, इंक्लूसिविटी। इन सब चीजों पे हमने अपना स्टेटस, अपना परफॉर्मेंस देख लिया है। अब हम देखना चाहते हैं कि अब हमारी प्रायोरिटीज क्या क्या होनी चाहिए। व्हाट शुड बी आवर प्रायोरिटीज, ये प्रायोरिटीज हमारी क्या होनी चाहिए। प्रायोरिटीज को जानने के लिए हम चलते हैं अपने प्रायोरिटी वाले सेक्टर पे। वो है क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए। पहली प्रायोरिटी कि हमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट FPI, इसको मेंटेन करना है। क्योंकि अगर ये मेंटेन नहीं होगा तो रुपये की वोलेटिलिटी बढ़ती रहेगी। अगर पैसे बाहर जाते रहें और उसी अनुपात में पैसे हमारे देश में ना आए तो क्या होगा, डॉलर्स की तंगी होगी। देयर विल बी अ शॉर्टेज ऑफ सप्लाई ऑफ डॉलर्स। और डिमांड तो है ही, तो जब डिमांड बढ़ा रहेगा और डॉलर्स का सप्लाई कम हो जाएगा तो डॉलर, जो जिस चीज का सप्लाई कम वो महंगा। अब डॉलर महंगा हो गया, इसका मतलब क्या, रुपये कमजोर होती जाएगी। इसीलिए जो सबसे पहला प्रायोरिटी एरिया है वो है मेंटेन FDI एंड FPI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट को मेंटेन किया जाए।
उसके बाद लॉन्ग टर्म, दिस इज द सेकंड पार्ट, लॉन्ग टर्म फिजिकल सस्टेनेबिलिटी। लॉन्ग टर्म में फिजिकल सस्टेनेबिलिटी को देखा जाए, ऐसा ना हो कि आपने कुछ इस तरीके से खर्च किया कि आपके डेफिसिट्स ऊपर चले गए। सो व्हाट डू वी नीड टू डू? यू नीड टू कीप द डेफिसिट्स इन कंट्रोल, you need to check fiscal discipline, and you need to go back to the FRBM for fiscal responsibility and budget management। एक एक्ट है, आपने सुना भी होगा। You have to go back to that FRBM and check whether we are deviating. If we are deviating, what are the reasons? If we can, what we can do to come in line with FRBM। हम ऐसा क्या करें कि हम उसी लाइन में, उसी एक ही लाइन, मतलब जो FRBM हमें कह रहा है करने को, हम वो करने लगे। एग्रीकल्चर सेक्टर प्रायोरिटी, it has to be the priority। 55% of the Indian population directly indirectly depends upon agriculture till today। फिजिकल हेल्थ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप हेल्थ नहीं रहेगा आपके पास, वर्किंग एज पॉपुलेशन इंडिया में जो है उस वो अगर हेल्दी नहीं है, that cannot be an asset for the country if you don't have physical health। How are we going to realize the demographic dividend that the Prime Minister speaks of every now and then? जब हमारे प्रधानमंत्री डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते हैं, जब हम 146 करोड़ लोगों की बात करते हैं, तो अगर वो हेल्दी ना रहे तो हम किस तरीके से विकास के स्ट्रीम में जुड़ पाएंगे? फिजिकल हेल्थ हमारी प्रायोरिटी है। उसके बाद डिजिटल एडिक्शन, हमें इस चीज से बचने की जरूरत है, और इस चीज को इस इकोनॉमिक सर्वे ने बहुत अच्छे तरीके से डील किया है। उसने दिखाया है कि डिजिटल एडिक्शन से आपकी बच्चों में, खासकर एडोलेसेंट बच्चों में, खासकर उनकी कॉग्निटिव कैपेबिलिटीज कैसे इम्पैक्ट कर रही हैं, उनका जो स्पैन है, उनका जो समय है जिसके दौरान वो अटेंशन स्पैन है, वो कैसे घटता जा रहा है, उनके सोचने समझने की प्रक्रिया कैसे खराब हो रही है, और उसके साथ साथ उनका हेल्थ कैसे इम्पैक्ट कर रहा है इस एडिक्शन से। ये भी एक प्रायोरिटी एरिया है, हम कैसे उसको कट कर सकते हैं। अभी आपने देखा होगा कि बहुत सारे सरकार मोबाइल फोन्स को या सोशल मीडिया को एक उम्र तक के बच्चों के लिए बैन भी कर रही। इन सब चीज़ों के बारे में बातें की गई। स्किलिंग तो जरूरी है, बिकॉज आपके पास अगर बहुत सारे लोग हैं लेकिन उनके पास कोई स्किल नहीं है, हाउ विल दे पार्टिसिपेट इन द ग्रोथ स्टोरी? वो आर्थिक वृद्धि की कहानी में कैसे अपना सहयोग दे सकेंगे अगर उनके पास स्किल नहीं है? इसलिए स्किलिंग की बात की जाएगी, पॉलिसीज की बात की जाएगी, इन सब चीज़ों के बारे में, और ये हमारा प्रायोरिटी है। AI, because we are lagging, every country has come up with their own AI, generative AI and everything, they have their own model, we don't have it till now। तो AI के में हम क्या कर सकते हैं वो देखेंगे। अर्बनाइजेशन आपने देखा, हर तरफ हर बड़े शहर की हालत खराब है, हर बड़े शहर की हालत खराब है, चाहे वो पोल्यूशन हो, चाहे वो वेस्ट मैनेजमेंट हो, चाहे वो अंडरग्राउंड वाटर डिप्लीशन की प्रॉब्लम हो, चाहे वो वेस्ट सैनिटेशन की प्रॉब्लम हो। तो अर्बनाइजेशन को सबसे अच्छे तरीके से कैसे निर्वहन किया जा सके, इसके बारे में ये एक प्रायोरिटी एरिया है, और उसे हम अर्बनाइजेशन वाले चैप्टर में देखें। दूसरा, सिविक ऑर्डर एंड सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सिविक ऑर्डर का मतलब कि हम सब एक सिविलाइज्ड बीइंग है, हमें किस तरीके से एक ऑर्डर बना के रखना है, देश में जो हार्मोनियस फैब्रिक है उसको पकड़ के रखना है, किसी भी तरीके के अफवाह में नहीं आना है, किसी भी तरीके के भेदभाव के वजह से इस फैब्रिक में जो डिस्टर्बेंस आने की संभावना होती है उससे बचना है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या कहती है कि हम सरकार के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि आप हमें कुछ देंगे और हम इसके बदले में वी विल गिव यू आवर सपोर्ट। तो इन सब चीज़ों के बारे में ये भी एक प्रायोरिटी एरिया है, क्योंकि ये आपके सोशल कैपिटल को बिल्ड करती है, आपके सोशल फैब्रिक को स्ट्रांग रखने में आपकी मदद करती है। आगे बढ़े और एक एक करके हम इन सब प्रायोरिटी एरियाज को देखेंगे, और ये प्रायोरिटी एरियाज के लिए आपको कौन से चैप्टर पे जाने की जरूरत है वो समझने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़े। मेंटेनिंग एफडीआई एंड एफपीआई। नेट एफडीआई क्या होता है, नेट एफपीआई क्या होता है, एक फाइनेंशियल ईयर में आपको ये समझ आ जाएगा। आपने शायद कुछ पढ़ा भी है, और मैंने आपको बताया कि इस क्लास का इंटेंट मुझे पढ़ाना नहीं है, मुझे बस आपको ये समझाना है कि इकोनॉमिक सर्वे को कैसे पढ़ा जाए। इफेक्ट ऑन कैपिटल अकाउंट एंड करेंसी। कैसे कैपिटल अकाउंट और करेंसी को ये इंपैक्ट करता है, कहाँ मिलेगा आपको ये, कहाँ मिलेगा? चैप्टर नंबर 4 एक्सटर्नल ट्रेड में। चैप्टर नंबर 4 एक्सटर्नल ट्रेड, एक्सटर्नल सेक्टर में। ठीक है,
आगे बढ़ें। लॉन्ग टर्म फिजिकल सस्टेनेबिलिटी, सेंटर के क्या क्या एफर्ट्स हैं, सेंटर या केंद्र सरकार कौन कौन से ऐसे एफर्ट्स ले रही है जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म फिजिकल सस्टेनेबिलिटी की बात हो सकती है। कमिटमेंट बाय स्टेट्स, स्टेट्स ने क्या क्या कमिट किया है, वो अपना डेट टू जीडीपी कितना रखेगी, वो अपना डेट टू जीडीपी कितना रखेगी। इसके साथ साथ मैं दूसरा रंग देख लूं क्योंकि ये शायद दिखाई ना दे आपको। बाय स्टेट्स डेट टू जीडीपी कितना रखेगी, साथ साथ उनके अपने फिजिकल डेफिसिट कैसे रहेंगे, उनका अपना रेवेन्यू डेफिसिट कैसा रहेगा। इन सब चीजों के लिए स्टेट्स जो है वो कमिट करती है कि हम इतना 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 एसेट रखें। सेंटर्स स्पेशल असिस्टेंस स्कीम फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, सरकार स्पेशल असिस्टेंस देती है, स्पेशल असिस्टेंस स्कीम फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। दिस इज व्हाट द सेंटर गिव्स फॉर कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है, या कैपिटल इन्वेस्टमेंट। इन सब चीजों के बारे में आपको कौन बताएगा, ये प्रायोरिटी एरिया है और इसे बताने के लिए, समझने के लिए है चैप्टर नंबर 2। एग्रीकल्चर आपको पता है प्रायोरिटी एरिया है, इसमें एवरीथिंग इज प्रायोरिटी, एवरीथिंग दैट यू कैन रीड अबाउट एग्रीकल्चर वी हैव ऑलरेडी सीन, इवन इन your prelims and in your mains there are a lot of questions coming from agriculture economics। एग्रीकल्चर से जुड़ी जो इकोनॉमिक्स है उससे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। प्रीलिम्स में तो बहुत सीधे सवाल भी होते हैं, मेंस में थोड़ा एनालिटिकल सवाल होते हैं। तो अभी तक क्या देखा हमने, मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बहुत ध्यान से पढ़ना है, एक्सपोर्ट्स के बारे में बहुत ध्यान से पढ़ना है। एक्सपोर्ट्स भी प्रीलिम्स में हमने क्लास ली है। पिछले 10 सालों में एक्सटर्नल सेक्टर से 45 सवाल प्रीलिम्स में पूछे गए हैं। अगर 10 सालों का इकोनॉमिक्स का पेपर मिला दिया जाए तो 45 क्वेश्चंस वर आस्क्ड फ्रॉम एक्सटर्नल सेक्टर एंड दैट इज व्हाई इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू टू डू दैट सेक्टर वेरी वेल। हम क्लासेस भी लेंगे, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की बात करेंगे, एक्सचेंज रेट की बात करेंगे, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस जैसे वर्ल्ड बैंक, IMF, WTO, मल्टीलैटरल बॉडीज, FTA, ब्रिक्स, G20, इन सब की बात करेंगे। अभी के लिए ये देखिए, एग्रीकल्चर पढ़ना किस लिए जरूरी है आपको अच्छे से पता है, सवाल भी आते हैं और जरूरी तो है ही हर तरीके से। चैप्टर नंबर 6 फिजिकल हेल्थ एंड डिजिटल एडिक्शन, कुछ नहीं आप करना, आपको चैप्टर नंबर 11 में घुसना है और फिजिकल हेल्थ का स्टेटस जानना है, हम क्या क्या बेहतर उसमें कर सकते हैं, ये हमारी प्रायोरिटी किस तरीके से है, उस सब के बारे में आपको चैप्टर नंबर 11 में मिल जाएगा। स्किल चैलेंजेस, स्किल करना इंडिया के लिए एक चैलेंज भी है और एक प्रायोरिटी एरिया भी है। हमें इसमें क्या क्या चीजें करनी है, इसे समझने सीखने के लिए चैप्टर नंबर 11 में फिर से जाएं, आपको स्किल के बारे में और AI एरा में जिस तरीके से AI की दुनिया है, तो जो स्किल आपको दिया जाए वो ऐसा दिया जाए कि यू नॉट कम इनटू कॉन्फ्लिक्ट विथ व्हाट AI इज ऑलरेडी डूइंग। आप कुछ ऐसा स्किल डेवलप करें कि यू आर इंडिस्पेंसेबल। उन सब के बारे में इस चैप्टर में फिर से पढ़ाई होगी। AI के स्ट्रक्चरल चैलेंज, क्या क्या चैलेंज है भाई AI को लेके, हमारे पास AI अभी तक क्यों नहीं है, हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में AI का क्या महत्व है, डेवलपमेंट ओरिएंटेड अप्रोच क्यों होना चाहिए, ह्यूमन कैपिटल कैसे तैयार करें AI के लिए, गवर्नेंस, इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्चर, AI सेफ्टी एंड रिस्क। बहुत सारे रिस्क हैं, आपने अभी देखा ग्रॉक एक AI है, वो एक्स एक प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, एलॉन मस्क उसके मालिक हैं, उनका एक प्लेटफॉर्म है ग्रॉक। You have already witnessed a very recent incident where there was something that was very unethical, substandard that went on that platform, and the Indian government then tightened the screws. तो इन सारी चीजों के लेके सेफ्टी और रिस्क के बारे में आप इस चैप्टर में, कौन सा चैप्टर है ये, 14 नंबर चैप्टर, इसके बारे में आप पढ़ें। रिसोर्स की इंटेंसिटी, हमें पता है वी आर एन एनर्जी डेफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ द नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, हम डेफिसिट में हैं, हमें क्रूड लेना पड़ता है, इंपोर्ट करना पड़ता है, लेकिन अगर हम नॉन रिन्यूएबल में जाएं, हम दूसरे न्यूक्लियर रिसोर्सेज में जाएं तो हम कुछ अच्छा कर सकते हैं। हम कैसे वो ट्रांजिशन करें, ये हमारी प्रायोरिटी है और इस प्रायोरिटी के बारे में A to Z ऑफ दिस प्रायोरिटी यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम चैप्टर 10, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम कहाँ पे हैं, सोलर का क्या हो रहा है, हम क्लाइमेट एक्शन प्लान हमारा क्या है, हम पेरिस क्लाइमेट एक्शन में हमने जो कमिट किया है वो कब तक करेंगे, 2070 तक का हमारा प्लान क्या है, कार्बन एमिशन को कट कैसे करना है, हम कार्बन सेस लगा रहे हैं उसके बारे में क्या करना है, सब चीजों के बारे में आपको चैप्टर नंबर 10 में मिल सकता है। अर्बनाइजेशन आपको मैंने बताया, अगर आप एक बड़े शहर में रहते हैं या घूम के आते हैं तो आपको पता है कि उनके अपने चैलेंजेस कितने हैं और कितने भयावह हैं।
जो लोग दिल्ली में रहते हैं उनसे पूछिए कि इस मौसम में पोल्यूशन का क्या हाल है। अर्बन फ्लड्स आर कॉमन, sanitation is an issue, the pollution is an issue, waste management is an issue, there you don't have proper places to live, people are living in ghettos। इन सब चीज़ों का समाधान और इन सब चीज़ों का निदान किस तरीके से हो, ये आपको इस चैप्टर नंबर 15 में मिलेगा। ये चैप्टर डेडिकेटेड है अर्बनाइजेशन से जुड़ी सारी समस्याओं को और किस तरीके से उनमें सुधार हो सकता है। ठीक है, तो ये तो इतनी चीज़ें हो गई। सिविक ऑर्डर के लिए हम क्या कर सकते हैं? सिविक ऑर्डर, इसको थोड़ा मैं बड़ा कर लूं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। फिर से चैप्टर नंबर 15 में ही, चैप्टर नंबर 15 में आपको दिखाई देगा कि सिविक ऑर्डर के लिए कुछ कुछ बातें की गई हैं, पेज नंबर 615 से 624 में। ठीक है, नॉन टेंजिबल एस्पेक्ट्स ऑफ फ्यूचर सिटीज एंड सिविक ऑर्डर विदाउट अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, द इनविजिबल फॉल्ट लाइन इन इंडियन सिटी। कोई सोशल कॉन्ट्रैक्ट, कोई जवाबदेही है नहीं किसी के साथ, और हम चाहते हैं कि एक सिविक ऑर्डर बना रहे हैं। इसमें क्या दिक्कतें हैं, इसका समाधान कैसे होगा, ये हमारे लिए प्रायोरिटी एरिया है, इसीलिए इसको जानना बहुत जरूरी है। ओके, नाउ वी हैव अंडरस्टूड टू थिंग्स। हम दो चीजें समझ चुके हैं। कौन सी दो चीजें? पहली चीज जो हमने समझा कि हमारा इकोनॉमिक परफॉर्मेंस क्या है, हाउ आर वी परफॉर्मिंग इकोनॉमिकली, दिस इज व्हाट वी हैव अंडरस्टूड। वी हैव आल्सो अंडरस्टूड दैट हमारी प्रायोरिटीज क्या है। विकसित भारत 2047 तक अगर हम विकसित होना चाहते हैं तो हमारा प्रायोरिटी एरियाज क्या क्या है। जो तीसरा है मुद्दा वो है ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट, और यहाँ पे आपके लिए एक लाइन है विच इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। इंडियाज ग्रोथ स्टोरी सिट्स एट द इंटरसेक्शन पॉइंट। इंडिया की जो आर्थिक वृद्धि की, आर्थिक विकास की कहानी है, वो एक इंटरसेक्शन पे बैठी है। वो एक ऐसी जगह पे बैठी है जहाँ पे एक तरफ ग्लोबल हेडविंड्स है, जहाँ पे एक तरफ ग्लोबल हेडविंड्स हैं और दूसरी तरफ डोमेस्टिक पोटेंशियल, दूसरी तरफ डोमेस्टिक पोटेंशियल है। हमारे भीतर, हमारे देश के अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल तो है, पर दूसरी तरफ बहुत हेडविंड्स का मतलब क्या? हेडविंड्स का मतलब आपके सामने से आपके विपरीत दिशा में हवा बह रही, मतलब वो आपको रोकने की कोशिश करेगी। इंडिया कहाँ पे बैठा है अभी? इंडिया इज समवेयर हियर, इट इज सिटिंग एट द इंटरसेक्शन ऑफ ग्लोबल हेडविंड्स एंड डोमेस्टिक पोटेंशियल। डोमेस्टिक पोटेंशियल और ग्लोबल हेडविंड्स के बीच में इंडिया कहीं बैठा है, और ये हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज कह सकते हैं, या इसे अपॉर्चुनिटी भी देख सकते हैं, क्योंकि हमारा डोमेस्टिक पोटेंशियल तो है ही। अगर हम कुछ ऐसा करें कि इस ग्लोबल हेडविंड को मैनेज किया जाए, मिटिगेट किया जाए, तो हम इस डोमेस्टिक पोटेंशियल का भरपूर लाभ उठा सकते हैं। क्या लिखा है यहाँ? जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैव लेड टू अ डेकेडल हाई इन ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज। जियोपॉलिटिकल टेंशंस की वजह से क्या हो रहा है? पूरे दशक में इतनी ज्यादा ग्लोबल अनसर्टेनिटी कहीं नहीं थी। Iran, we don't know when it is going to be bombed. Arab countries, they have a problem with Iran. Israel has a problem with Gaza. Gaza has a problem with Israel. Hamas is fighting its own war. Hezbollah fighting its own war. The Houthis in Yemen, they are fighting with Saudis. Middle East. Russians fighting the Ukrainians. USA picking up the Venezuelan president. US has a problem. They want to annex Greenland. India has a problem with Pakistan. With Bangladesh, a new problem. China is an everlasting problem. Azerbaijan में प्रॉब्लम, अर्मीनिया अजरबैजान कॉन्फ्लिक्ट, अफ्रीका में बहुत सारे सिविल वॉर, यू नेम इट, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। इसी वजह से ऐसा पहली बार एक दशक में हुआ है कि इतनी ज्यादा ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी की बात की जा रही है। इसीलिए ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट बहुत जरूरी है समझना। ग्लोबल सिनेरियो क्या है? सिनेरियो नंबर 1, बिजनेसेस एज यूजुअल इन 2025 विथ लेस। सिनेरियो 1 क्या हो सकता है? व्हाट इज द पॉसिबल सिनेरियो? कि जैसा 2025 में चला है वैसे ही चले, लेकिन सिक्योरिटी कम हो, क्योंकि आपने देखा कि बहुत सारी चीजें, एवरीथिंग इज गोइंग बर्जर, द वर्ल्ड इज गोइंग मैड। कुछ भी हो सकता है, कहां से कौन सी चीजें कॉन्फ्लिक्ट का एक रीजन बन जाए, चीजें इतनी वोलेटाइल हैं कि कुछ भी हो सकता है। लेस सिक्योरिटी एंड मोर फ्रेजिलिटी, फ्रेजाइल ज्यादा हो जाए और सिक्योरिटी कम हो जाए। स्टीडीली इंक्रीजिंग जियोपॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक वोलेटिलिटी, धीरे धीरे जियोपॉलिटिकल, भू राजनीति और आर्थिक
वोलेटिलिटी बढ़ रही है, मतलब चीजें कभी भी कुछ भी चेंज आ सकता है और बहुत इंपैक्टफुल चेंज आ सकता है। गवर्नमेंट इंटरवेंशन नीडेड टू मैनेज एक्सपेक्टेशंस, अगर आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो सरकार का हस्तक्षेप उसमें जरूरी हो जाता है। ये एक पॉसिबल सिनेरियो है जो कि आने वाले साल में रह सकता है। सिनेरियो नंबर 1 कौन बताता है हमें सिनेरियो के बारे में? इकोनॉमिक सर्वे। सिनेरियो 2 डिसऑर्डरली मल्टीपोलर। मल्टीपोलर का मतलब बहुत सारे ध्रुव बन चुके हैं पूरे विश्व में। अमेरिका का एक ध्रुव, रशियंस का एक ध्रुव, चाइना एक ध्रुव, इंडिया एक ध्रुव, यूरोपियन यूनियन एक ध्रुव, नॉर्थ कोरिया एक ध्रुव, मिडिल ईस्ट में इजराइल एंड ऑल द अरब कंट्रीज वन ध्रुव, वन पार्टी, वन पोल, Iran, one dhruv. So there are multiple power centers all across the world, multiple poles on all across the world that accentuates the problem, amplifies the problem. जो दिक्कतें ऑलरेडी थी उस पे वो ज्यादा बिल्डअप करती हैं जब मल्टीपोलर एक वर्ल्ड ऑर्डर और का विकास होने लगे। बहुत सारे पोल्स हैं और सब एक दूसरे से किसी न किसी तरीके के तनाव में। इंटेंसिफाइड जियोपॉलिटिकल राइवलरी जो है वो बढ़ चुकी है। वेपनाइज ट्रेड को एज ए वेपन यूज किया जा रहा है। ठीक है, मैं आप पे चढ़ाई नहीं कर सकता हूं तो मैं आपके सामान पे इतना टैरिफ लगा दूंगा कि आपका सामान ही ना बिक पाए। फ्रैगमेंटेड सिक्योरिटी अरेंजमेंट, पॉलिटिसाइज सप्लाई चेन। चाइना का एक्सपोर्ट सरप्लस इज 1.2 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स। इट हैज पेनिट्रेटेड ऑलमोस्ट ऑल द सप्लाई चेन्स इन द वर्ल्ड। इफ चाइना डिसाइड्स दैट आई विल नाउ ब्रिंग डिस्ट्रप्शंस, अगर चीन ये डिसाइड करे कि अब तो मैं हर सप्लाई चेन में घुसा हूं, चाहे कोई सामान कहीं से कहीं जा रहा हो, कहीं ना कहीं मेरा इनरोड, मेरा एंट्री, मेरा सामान, मेरी पैकेजिंग, मेरी प्लास्टिक, मेरा कार्डबोर्ड का बक्सा, कुछ ना कुछ मेरा तो है, तो मैं सप्लाई चेन में पार्टिसिपेट तो कर ही रहा हूं। अगर उसने ये डिसाइड किया कि मैं इस सप्लाई चेन को डिसरप्ट करना चाहता हूं तो उसे कौन रोक सकता है? अगर आप नहीं रोक सकते, इसका मतलब उसका इंपैक्ट आप पे पड़ने वाला है। शार्पर ट्रेड ऑफ बिटवीन ऑटोनॉमी, ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी। ऑटोनॉमी, इन तीन चीजों के बीच में एक ट्रेड ऑफ। ट्रेड ऑफ का मतलब क्या होता है? ट्रेड ऑफ का मतलब बहुत सारी चीजें हैं, उसके बीच में सबको थोड़ा सा आपको मिल बांट के चलाना है, तो आप कॉम्प्रोमाइज करते हैं। तीन चीजें, ऑटोनॉमी, स्वायत्ता, ग्रोथ और स्टेबिलिटी में आपको कोई ना कोई कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। ये आपकी मजबूरी होने वाली है इस आने वाले साल। ये दूसरा सिनेरियो कहता है। आगे बढ़ते हैं। तीसरे सिनेरियो में क्या है? सिस्टमैटिक शॉक कैस्केड। स्टॉक्स आएंगे इकोनॉमी में और एक पे एक वो कैस्केड करते जाएंगे, एक पे एक कैस्केड करते जाएंगे। हाई लेवरेज्ड एआई बिजनेस मॉडल एक्सपोजेस फ्रेजाइल बिजनेस मॉडल। जहां एआई के बिजनेस मॉडल आ गए उसमें बहुत सारे मैनुअल बिजनेस मॉडल है, वो चल नहीं रहे हैं, चाहे एआई ने उनको कॉम्प्रोमाइज कर दिया है। फाइनेंशियल, टेक्नोलॉजिकल एंड जियो पॉलिटिकल शॉक्स। फाइनेंशियल तो है ही, टेक्नोलॉजिकल तो है ही, साथ साथ जियो पॉलिटिकल भी है। लो प्रोबेबिलिटी एंड हाई इम्पैक्ट आउटकम इन मैक्रो इकोनॉमिक रिस्क। इतने ज्यादा मैक्रो इकोनॉमिक रिस्क बढ़े हुए हैं, तो वेस्टर्न वर्ल्ड इज फेसिंग अ लॉट ऑफ ट्रबल विद इन टर्म्स ऑफ द इन्फ्लेशन। सबका डेट टू जीडीपी बहुत ज्यादा है, वो तो है ही। उसके साथ साथ अभी रिसेंटली जापानीज येन भी बहुत ज्यादा डेप्रिशिएट करने लगा है, करेंसी का एक डाउनफॉल चल रहा है ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। तो देयर आर ए लॉट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक रिस्क विच आर गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड। और इकोनॉमिक सर्वे गोज ऑन रिकॉर्ड टू से कि ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस 2008 में जो हालात थे, ग्लोबल फाइनेंशियल जीएफसी इज ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस 2008, जीएफसी 2008 में जो हालात थे उससे भी बदतर हालात में हम प्रवेश कर सकते हैं। This is what the survey kind of tells you, and the survey gives you a caution. This is what may come up in the next year, so you have to prepare yourself accordingly. आपको उसी अनुसार अपने आप को तैयार रखना है, ताकि ऐसे सिनेरियोज में आप किस तरीके से इनसे उभर कर बाहर आएंगे, आपको ऐसे सिनेरियो के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहना है। क्या सर्वे बस ये यहाँ तक रुक जाती है? नहीं, सर्वे आपको कुछ रास्ता दिखाती है कि आप अगर ये करें, आप इन चीजों का इस्तेमाल करें, इन चीजों पे अमल करें, तो शायद ये जो दिक्कतें हैं उनसे निजात मिल सकता है। Why स्वदेशी matters? This is a very central agenda which the survey has covered, although in the later part of the survey, the last chapters, but this is what the survey tries to tell us. Why स्वदेशी matter? क्यों स्वदेशी मैटर करता है? क्यों स्वदेशी का विकास
मेक इन इंडिया, ऐसी चीजें, या डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, क्योंकि द नेचर ऑफ ग्लोबल सिस्टम हैज चेंज्ड. ट्रेड इज नो लॉन्गर रेसिप्रोकल. मैं भी आपके लिए कुछ करूं, आप भी 2 कदम बढ़ाएं, मैं भी 2 कदम बढ़ाऊं, हम दोनों अच्छे से ट्रेड करते हैं. नो, इट इज नाउ स्क्यूड. आपका सामान हम लेंगे पर टैरिफ लग के साथ लेंगे. इसके साथ साथ मार्केट्स आर नो लॉन्गर न्यूट्रल. न्यूट्रल नहीं है मार्केट, उसको मैनिपुलेट किया जा रहा है अलग अलग तरीके से. अलग अलग तरीके से द मार्केट इज गेटिंग मैनिपुलेटेड. जनाब, मेनी जियोपॉलिटिकल टेंशंस व्हिच आर गोइंग ऑन. बहुत सारे इंटेंशनल मैनिपुलेशन भी होते हैं. सप्लाई चेन्स आर इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ स्टेट पावर्स. अगर आपका कंट्रोल सप्लाई चेन पर है, मैंने आपको क्या बोला, चाइना का एक्सपोर्ट का सरप्लस 1.2 ट्रिलियन यूएस डॉलर का है. मतलब वो इतनी चीजें एक्सपोर्ट करती है. लगभग हर सप्लाई चेन में उसका पेनिट्रेशन है. कोई सामान दुनिया के किसी कोने से किसी कोने तक जा रहा है, उसके बीच में चाइना का हस्तक्षेप, गुड्स के मर्चेंडाइज के मामले में कहीं ना कहीं उसका कोई सामान, उसका कोई पैकेजिंग, उसकी कोई पॉलिथीन, उसका बनाया हुआ कोई रबर, उसका बनाया हुआ कोई रैपर, कुछ ना कुछ तो है. और चाइना इसको एक वेपन की तरह यूज करती है. चाइनीज, दे यूज दिस एज आर्म ट्विस्टिंग मैकेनिज्म. इसके बारे में स्वदेशी क्यों जरूरी है, उसके बारे में आप कहाँ पढ़ेंगे, आप उसके बारे में चैप्टर नंबर 16 में पढ़ेंगे. चैप्टर 2 भाग में बांट के दिया गया है. पहले भाग में आप इसके बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे. कॉनन्ड्रम्स, क्या क्या विपदाएं, क्या क्या दुविधा, व्हाट आर द कॉनन्ड्रम्स फेस्ड बाय द इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमी. हम जैसे देश जो इमर्जिंग मार्केट में आते हैं, वो क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं. रिसोर्स का जो सेल्फ सफिशिएंसी है, द रिसोर्स सेल्फ सफिशिएंसी विल मैटर. इंपोर्ट्स विल कीप राइजिंग. एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस इज क्रिटिकल. आपका एक्सपोर्ट कितना कॉम्पिटिटिव है, आप किसी दूसरे बाजार में जाके अपना सामान बेच पा रहे हैं या नहीं, ये क्रिटिकल हो गया है. और इसके साथ साथ सर्वे ये भी कहता है कि करेंसी डेप्रिसिएशन, आपका करेंसी अभी $1 लगभग 90 रुपए का है, ये शायद और डेप्रिशिएट करे, बिकॉज यू सी द ग्लोबल प्रॉब्लम. दे एक्नॉलेज दिस प्रॉब्लम कि ये करेंसी का डेप्रिसिएशन हैज बिकम द न्यू नॉर्मल. इट में स्लाइड डाउन इवन फर्दर, ये नीचे भी जा सकता है. क्या करना है करेंसी स्ट्रेंथ करने के लिए? हमें स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इन मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट्स. अगर ग्रोथ करेंगे एक्सपोर्ट्स का तो क्या होगा, करंट अकाउंट का पोजीशन जो है इंप्रूव करेगा. इंप्रूव करंट अकाउंट पोजीशन, इससे क्या होगा, करंट अकाउंट का पोजीशन बढ़ेगा, मतलब हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे. जब हम एक्सपोर्ट करते हैं, जब हम अपना सामान अंतरराष्ट्रीय बाजार में बेचते हैं, तो उसके बदले हम डॉलर्स उठा के लाते हैं. जब डॉलर्स लाते हैं तो हमारे रिजर्व का एक्यूमुलेशन होता है. इसके साथ साथ ग्रेजुअल इंक्रीज, धीरे धीरे हमारे करेंसी की क्रेडिबिलिटी भी बढ़ जाएगी. तो हमें क्या करना है, अगर एक वाक्य में समझे, हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर का कहना है, सो वी नीड टू कीप इवॉल्विंग फ्रॉम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन टू एंड स्ट्रेटेजिक रेजिलियंस टू स्ट्रेटेजिक इंडिस्पेंसिबिलिटी. मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं आपको कि किन 3 बातों के बारे में हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कह रहे हैं. उनका कहना है कि अगर इन सब चीज़ों से निजात पाना है, ये कॉनन्ड्रम से, ये प्रॉब्लम से, तो हमें सिर्फ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की बात नहीं. इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की बात का मतलब क्या है, आर वी एबल टू बिल्ड डोमेस्टिकली. क्या हम घर में चीजें बना सकते हैं इन अ कॉम्पिटिटिव वे. ऐसा ना हो कि घर में चीजें बना लिया पर इतना महंगा हो गया कि इससे अच्छा है कि बाहर से ही ले आए, आयात कर ले. तो पहली ये क्या कह रहे हैं कि सिर्फ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन से काम नहीं चलेगा. इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का मतलब कि क्या हम घर में चीजें बना सकते हैं कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग. और स्ट्रेटेजिक रेजिलियंस से भी काम नहीं चलेगा. व्हाट विल स्ट्रेटेजिक रेजिलियंस का मतलब कि अगर विश्व में कुछ ज्यादा, कुछ खतरनाक, कुछ वोलेटाइल हो भी गया तो हमें ज्यादा दिक्कत ना पड़े. व्हाट हैपेंस टू अस, स्ट्रेटेजिक रेजिलियंस को मैं ऐसे लिखता हूं, विल वी सर्वाइव इफ द वर्ल्ड ब्रेक्स डाउन. अगर दुनिया में एक ब्रेकडाउन आ गया तो क्या हम सरवाइव कर पाएंगे? अगर आपका जवाब हाँ है तो आप कह सकते हैं हम स्ट्रेटेजिकली रेजिलिएंट
What is strategic indispensability? Will the world survive? Will the world survive if we break down? अगर हमारा इकोनॉमी में कुछ ब्रेकडाउन आ गया तो क्या दुनिया सरवाइव कर पाएगी? अगर हम स्ट्रेटेजिक इंडिस्पेंसिबिलिटी तक चले जाएं तो दुनिया भी ये चाहेगी कि हमारे इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा वोलाटिलिटी ना हो, हमारा इकोनॉमिक स्टेबल हो, हमारा मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स रोबस्ट हो, तो सारी चीज़ें हों. चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर का कहना है दैट so we need to keep evolving from import substitution. We need to keep evolving from import substitution to strategic resilience to strategic indispensability. Indispensability का मतलब क्या? हमें अगर कुछ हुआ, will the world be able to survive? अगर इसका जवाब ना है, इसका मतलब हम लोग strategically indispensable हो चुके हैं. ठीक, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं व्हाट शुड द स्टेट डू टू. अब बनना तो है, लेकिन कैसे बनना है? तो सबसे पहली जो चीज है वो है कि हम स्वदेशी पे ध्यान दें, स्वदेशी इकोसिस्टम का स्वदेशी प्रोडक्ट्स का एक इकोसिस्टम बनाए. बूस्ट कॉम्पिटिटिवनेस मतलब प्राइसिंग ऐसा रखें कि हम अपना सामान खरीदें, हमें चाइनीज बल्ब लाने की जरूरत ना पड़े या डिपेंडेंस ना हो. हमारा मन करे तो हम खरीद लें, लेकिन ऐसा ना हो कि हम मजबूर हैं कि हम बाहर वाला सामान ही खरीद रहे हैं. We have to make an entrepreneurial state. हमें एक entrepreneurial state बनाना है. स्टेट जो कि entrepreneurship को प्रमोट करे, स्टेट जो खुद भी एक entrepreneur की तरह बिहेव करे. उसके बाद रिप्लेस कॉलोनियल एरा ब्यूरोक्रेसी विथ डेवलपमेंट ओरिएंटेड. आपने देखा भी होगा कि सरकार की एक है कि वो ब्यूरोक्रेटिक मैकेनिज्म में दे वांट मिनिमम ब्यूरोक्रेटिक डिलेज, मिनिमम रेड टेपिज्म. इन सब चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान है. कितना हुआ नहीं हुआ ये एक डिबेट का मुद्दा है. आइडेंटिफाई प्रायोरिटी सेक्टर्स वेयर स्टेट्स कैन डीरेगुलेट. कुछ ऐसे सेक्टर्स को आइडेंटिफाई कीजिए जहां स्टेट जो है वो डीरेगुलेट करके किसी प्राइवेट प्लेयर को दे दे और वो चीज़ें अच्छे से चला ले. इन सब चीज़ों के बारे में आपको कहाँ मिलेगा? फिर से चैप्टर नंबर 16. इन दोनों पार्ट्स में बेसिकली इस पार्ट चैप्टर नंबर 16 पार्ट 2. So this is all what we have studied. क्या क्या हमने पढ़ा? हमने सबसे पहले पढ़ा अपना आवर इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, हमारा परफॉर्मेंस कैसा है. इसके बाद हमने पढ़ा आवर प्रायोरिटी एरियाज, इसके लिए 2047 के विकसित भारत के लिए. इसके बाद हमने पढ़ा कि ग्लोबल सिनेरियो क्या है, ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट. ये 3 चीजें हमने पढ़ ली और हमने पढ़ा कि व्हाट आर वी डूइंग, व्हाट आर आवर प्रिपरेशंस. हमारे प्रिपरेशन कैसे हैं और इस प्रिपरेशन को और सॉलिड और पुख्ता हम कैसे कर सकते हैं. हमने यहीं से शुरुआत की थी एंड वी हैव कम अ फुल सर्कल. हम पूरा यहीं से शुरुआत की थी और हमने देखा कि कौन कौन से चैप्टर हमारे कौन कौन से पार्ट में मदद करेगी. अगर आपने इकोनॉमिक सर्वे इस तरीके से पढ़ा तो मुझे उम्मीद है कि आप बेहतर समझ पाएंगे और आपको इसे लेके कोई स्ट्रेस नहीं होगा. अगर आप चैप्टर वाइज एक किताब की तरह पढ़ेंगे तो शायद एक नए छात्र के लिए तो शायद नहीं, बिल्कुल ही दिक्कत होगी. तो आपने अगर ये क्लास देखा है, अपना पेन कॉपी निकाल के नोट किया है कि कौन कौन से थीम्स पढ़ने हैं, कैसे पढ़ने हैं, कौन से चैप्टर को रेफर करना है, सबको देखेंगे. इसके साथ साथ चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने मार्क टुली वाज अ BBC ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन के कॉरेस्पॉन्डेंट थे. हाल में ही निधन हो गया उनका कहना था, ही स्पोक अबाउट इंडिया एंड इंडियंस. I am an optimist because I have seen the Indian people do the impossible every day. मैं एक आशावादी हूँ क्योंकि मैं भारतीयों को रोज देखता हूँ कि नामुमकिन चीजों को मुमकिन बनाते हैं. On this note, I will close this class and I hope that you have learned something out of this lecture and you will make your arrangements vis-a-vis your economic survey in this manner so that it does not become a stress upon you. Thank you.